गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो आज हम इस ग्रेविटेशन के बारे में आपको रीड कराएंगे। ग्रेविटेशन एक ऐसा लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ होता है। जब कोई भी बॉडी हमारी इस यूनिवर्सल के अंदर मूवमेंट करती है तो वो किसी दूसरी बॉडी के जब कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से बैंडेड होते हैं, जुड़ जाते हैं, और इसे हम कहते हैं अट्रैक्शन ऑफ द लॉ, जिसे हम अट्रैक्शन लॉ भी कह सकते हैं। क्योंकि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में दोनों में डिफरेंस है। ग्रेविटी कहता है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ए बॉडी व्हेन अ फॉल फ्री अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑल इज द कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जबकि ग्रेविटेशन कहता है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force called as a force of gravitation। तो दोनों के अंदर हमने एक चीज देखी है कि पहली कंडीशन के अंदर किसी बॉडी को एक्सेलरेट कराया गया है, और जब वो एक्सेलरेट कराता है तो एक्सेलरेट कराते समय उस बॉडी में जो अट्रैक्शन पैदा होता है D2, तो उसे हम D2 ग्रेविटी कहते हैं। जबकि ग्रेविटेशन ये कहता है कि अगर हम किसी भी एवरी बॉडी को यूनिवर्सल के अंदर रखते हैं तो एक अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये बन जाते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। जब ये सारी चीजें आती हैं तो यूनिवर्सल अपनी बात भी कहता है, और ये गैलीलियो ने 1564 में रिकॉग्नाइज किया था कि रेस्पेक्ट ऑफ द मासेस आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड द अर्थ विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट इज सेड टू दैट ही मेड ए पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फैक्ट। टू फाइंड द ट्रुथ ही सर्टेनली डिड experiment with the body rolling down inclined plane, arrived the value of the acceleration due to gravity which is close to the more accurate value of the obtained later। यानी कि किसी बॉडी को हम किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ दें तो बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर भी अगर रोलिंग करती है तो वो ग्रेविटी के कारण करती है, क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी है। दूसरी बात ये कह रहा है वो कि फ्री फॉल, यानी कि फ्री फॉल का मतलब होता है द मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड एज ए फ्री फॉल। अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी, अगर वेट की बात करते हैं तो वेट ऑफ द बॉडी डिफाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच बॉडी अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो वेट ऑफ द बॉडी जो हमारे पास होती है वो अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ के रेस्पेक्ट के कारण होती है। ये हमारे पास अर्थ है और यह हमने एक बॉडी रख दी है। अब ये बॉडी जो है इस बॉडी के सेंट्रल की ओर फोर्स लगाती है। जब सेंट्रल की ओर फोर्स लगाती है तो यह एक वर्ड निकल के आता है W = mg के साथ। अब G हमारे पास है, G एवरी टाइम चेंज होता है। एक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। एक G की वैल्यू 98.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक G की वैल्यू 10 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो ये 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 1000 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये हमारी अर्थ की निकाली गई है। हर प्लानेट का G अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि अर्थ का ही प्लानेट है ये 9.81 या 9.8। हर एवरी प्लानेट का G का वैल्यू डिफरेंट होता है, लेकिन इस वैल्यू के कारण ही हम उस बॉडी के सेंट्रल की ओर बाइंडेड रहते हैं। अगर हम भी अगर स्टैंडिंग खड़े हैं तो उसी फोर्स के कारण खड़े हैं। इसको हम ग्रेविटी फोर्स भी कह सकते हैं। ग्रेविटी ऑफ फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, ये इसके बराबर होता है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। कौन सी होती है? उसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। और उसको न्यूटन में बताया भी गया
कि ये जो बॉडी हमारे पास है इसको हम फोर्स के द्वारा डिफाइन भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अर्लीस्ट मॉडल्स ऑफ द प्लैनेटरी मोशन प्रपोज ऑफ द पोटलिटीज एंड 2000 ईयर एगो वाज ए जेनेसेंट्रिक मॉडल विच ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यानी कि 2000 वर्ष पहले की बात है ना। तो उन्होंने कहा कि दिस सन एंड प्लैनेट्स ऑल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये बात देखी गई कि सन के चारों ओर ऑल प्लैनेट रिवॉल्यूशन करते हैं। द ओनली मोशन दैट वाज टू बी पॉसिबल फॉर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट वाज मोशन इन ए सर्किल, यानी कि ये ऐसा एक लॉ है इसके अंदर कि यूनिवर्सल के बाहर अगर हम जाते हैं, अगर हम अर्थ के सराउंडिंग में प्रोजेक्ट कर दिए गए तो हम अर्थ के सराउंडिंग घूमते रहेंगे, और ये सन के रेस्पेक्ट में फेंक दिए गए तो सन के रेस्पेक्ट में मूवमेंट करते रहेंगे। क्योंकि यहां क्या है कि दुनिया की एक अजीब चीज डेवलप है जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। ये फिजिक्स एक मैजिक है। आप ये नहीं कह सकते कि फिजिक्स एक मैजिक है, और ये ऐसा मैजिक है फिजिक्स कि जो चीज आप सोच नहीं रहे वो चीज देता है आपके सामने। अगर आप जितना इसको डिस्कवर करेंगे, जितना इसके बारे में खोजेंगे, ये आपको हर समय एक नई नई चीज आपको देता जाएगा। तो फिजिक्स के बारे में अगर फंडामेंटल देखा जाए तो ये एक ऐसी प्रोसेसिंग है जो किसी भी एक मैजिक की तरह उसका रोल प्ले करती है। और जब मैजिक की तरह रोल प्ले करती है तो इसमें एक चीज है कि फिजिक्स में किसी भी चीज को हम अटेम्पटली छोटा बड़ा नहीं कर सकते, ये केमिस्ट्री डिपेंड करती है। किसी को अटेम्प्ट हम छोटा करना है, उसका ग्रोथिंग करना है या उसको डिक्रीजिंग करना है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स हर चीज को मैजिक की तरह शो करता है। आप जितना इसको डिस्कवर करेंगे, अर्थ को खोजेंगे, उसमें एक आपको नई नई चीजें आपको दिखाई देंगी। जब ये नई नई चीजें दिखाई देंगी तो उसी में से ये सारी चीजें निकल के आती है। तो 2000 साल पहले की बात है कि 2000 साल पहले जिसने भी कहा होगा ये बहुत बड़ी बात कही होगी कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब कितना सोच के कहा होगा, आजकल हम इतनी दूर की नहीं सोच पाते, लेकिन उस आदमी ने इस ब्रह्मांड से हटके भी कुछ बोला तो इसका मतलब है कि वो कुछ इस तरह का नॉलेज भी रखते थे कि ये जो डे नाइट होते हैं या जो सीजन चेंज होते हैं, इसका भी कोई ना कोई तो रीजन है। अब उन्होंने हीट को लॉ को पढ़ा, हीट के एक्सपेक्टेशन को पढ़ा। उन्होंने कहा टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है तो बारिश होती है, और गर्मी नहीं पड़ती है तो बारिश नहीं होती है। ये नेचर का लॉ है। उन्होंने एक एक दिन को बड़ा तरीके से चेक किया होगा, कितनी पीढ़ियां लग गई होंगी इसको समझने में कि ये हो क्या रहा है, और उसको फिर हमारे सामने किताबों में पेश किया गया। और उन किताबों को पढ़ने के बाद हमने ये भी बताया, पर हम लोगों को बताया जाता है कि दुनिया को तुम भी बताओ कि ये दुनिया में ऐसा हुआ। तो गैलीलियो ने तो ये कहा था कि दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं सब रिवॉल्व कर रही हैं, और उसकी बात सही भी। भाई हम लोग पब्लिक है, हमारे पास जितना नॉलेज होता है हम आपको दे देते, उससे आगे कोई देता है तो उससे आगे बढ़ जाता है। तो साइंस में तो यही रूल है। तो साइंस में ये कहा गया कि रिवॉल्व करते ही all planet were described moving in a circle with the center of a circle themselves moving in a larger circle similar than were also advanced Indian astronomer of 400 year later। यानी कि इस बात को हमारे यहाँ के जो एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर 400 साल पहले इस बात को उन्होंने भी कह दिया, हमारे लोगों ने भी, कि एस्ट्रोलॉजी के कारण सन के एक लार्जेस्ट सर्किल में ये सभी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। ये सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और जब ये रिवॉल्व करते हैं तो ये अपने साथ उस अर्थ पर जन्मे हुए हर चीज, एक छोटी सी चींटी से लेकर और बड़े एनिमल तक की सारी हिस्ट्री उसी पर डिपेंड होती है कि हम किस टाइम के अंदर किस इफेक्ट में जी रहे हैं। इसका मतलब है ये सभी प्लैनेट एक दूसरे पर इफेक्ट डालते ही, कोई उस पर इफेक्ट डालता है तो कोई इस पर इफेक्ट डालता है, कोई इस पर इफेक्ट डालता है तो कोई इस पर इफेक्ट डालता है। और इस तरह से एवरी टाइम हम क्या देखते हैं,
कि ये चीजें कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। जब ये कंटिन्यूस चेंज होती रहती है तो इसका इफेक्टेशन ये है कि ये हमारी जो आर्यभट्ट जो थे 5 AD सेंचुरी में, उन्होंने 1000 ईयर यानी हजारों साल पहले जो बातें कही वही पॉलिस मॉन्क और निकोलस ने कही थी। निकोलस ने भी यही कहा था कि 1473 से 1543 के बीच में कि मॉडल्स विच द प्लैनेट मूव इन ए सर्किल अराउंड ए फिक्स सेंटर, ये बात उन्होंने भी कह दिया। मतलब जो बात हमारे यहाँ कही गई उस बात को इतना आगे कह दिया गया कि ये फैक्टर देखा गया कि ये चीजें सब अपने में सही है। निकोलस इतने दुनिया के साइंटिस्ट है, ऐसा नहीं है कि हम अर्थ पर रह रहे हैं तो हम भारतवर्ष की प्रजाति ऐसी है, हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते, ये तो कुदरत देती है, हर आदमी को दिमाग देती है और उसको एक्सप्लेन करने की क्षमता देती है। हर आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई कहेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये फिलोसफिकल है भाषा। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में बोल नहीं सकते। और ये बोलने के लिए इतने सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी बातें कही और ये बातें सभी अपनी जगह पर सेट रही और ये माना गया कि ये बात सही है कि ये अट्रैक्शन ऑफ लॉ को फॉलो करती हैं और इनके बीच में फोर्स होता है। तो इसका मतलब अर्थ अगर सन पर इफेक्ट डाले, सन भी तो अर्थ पर इफेक्ट डालेगा है। जब सन अर्थ पर इफेक्ट डालता है तो अर्थ भी तो सन पर इफेक्ट डालती होगी। ये एक दूसरे से बने हुए। बात यह है कि बस इतना बड़ा वो इफेक्ट हो सकता है कि वो थोड़ा इफेक्ट डालती है, वो ज्यादा इफेक्ट डालता है। भाई जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा। तो अब ये भी देखा गया, लोग गए यूनिवर्सल में गए, उन्होंने बहुत सारे जो है लॉ को फॉलो कराया। जब लॉ को फॉलो कराया तो ये बात देखी गई, तो यह कि नए साइंटिस्ट निकल के आए, केपलर। अब केपलर ने अपनी बात में जो कही गई बातें हैं उनको बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया गया और जब उनको एक्सप्लेन किया गया तो ये चीजें देखी गई कि ये जो बातें कही जाती हैं ये कहीं तक सही है। अब उनको हम प्रूव करेंगे। उसमें से एक केपलर का जो फर्स्ट लॉ था, उन्होंने कहा था ऑल प्लैनेट रिवॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू सन। उनकी बात में पहला रूल था कि सभी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं और जब सभी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं और कैसे पाथ में, एलिप्टिकल पाथ के अंदर। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लें कैसे होता है। देखो तो आप लिख सकते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब केपलर ने अपनी बात में ये कहा कि ये प्लैनेट जब मूवमेंट करते हैं तो ये मूवमेंट करने पर ये अपने साथ इस तरह की कंडीशन फॉलो कराते हैं और ये इसका सेंट्रल होता है, ये कॉन्सेंट्रिक होता है S1 और ये S2 पर, और ये सन है यहाँ, ये अर्थ है। अर्थ इसके रेस्पेक्ट में ये रिवॉल्व कर रही है। जब ये रिवॉल्व करती है तो अपने साथ क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मेंटेन करती है और जब ग्रेविटेशनल फोर्स मेंटेन करती है तो ये अपना एक फोर्स लगाती है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है। F = -g ms m अपॉन और ये r का स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म से क्रॉस करेंगे तो देखो ये ms me अपॉन ये वेक्टर r का मॉड का स्क्वायर और ये वेक्टर r अपॉन वेक्टर r का मॉड। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई F = g और ये ms me अपॉन r की q और ये r वेक्टर के साथ। तो ये हमें फोर्स मिला और जब ये फोर्स मिला तो ये जब रोटेट इन्होंने किया तो ये टॉर्क के रेस्पेक्ट में मोशन करते रहे। तो टॉर्क इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f के साथ। भाई रोटेशन करेंगे तो ये अपने साथ टॉर्क की मेंटेन तो करेंगे,
और जब ये रोटेशन करेंगे टॉर्क के साथ, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आर क्रॉस और ये माइनस के जी एम एस एम ई अपॉन और ये आर की क्यू इंटू आर के साथ। अब ये सारी चीजें आ गई तो उन्होंने ये फैक्ट किया कि टॉर्क इज इक्वल टू, अगर ये सब चीजें कांस्टेंट है तो जी एम एस और ये एम ई अपॉन आर की क्यू, तो यहां हमारे पास एक वैल्यू मिली आर क्रॉस आर के साथ। मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है। तो इस वेक्टर के अंदर हमने देखा कि ये जो हमारे पास है, ये टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। टॉर्क क्या होते हैं? टॉर्क होते हैं बॉडी हमारी एंगुलर मोमेंटम मूव करती है, तो डीएल अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क के साथ, और जब टॉर्क हमारा कांस्टेंट हो गया तो आप डेल एल अपॉन dt इज इक्वल टू, आप उसे कांस्टेंट कह सकते हैं, तो एल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एल हमारे पास कैसा आ गया? कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब है ये जब भी रिवॉल्व करेंगे तो रिवॉल्व करते समय ये अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करेंगे। भाई हमारे पास जो टॉर्क की कंडीशन निकल के आई, उस टॉर्क की कंडीशन से हमको ये पता चला जब भी ये रिवॉल्व करेंगे तो रिवॉल्व करते समय ये कांस्टेंट अपने को मेंटेन करेंगे। ठीक, तो हमने इतना इसमें जान लिया। अब दूसरी बात ये आती है कि जब केपलर की बात में ये कंडीशन निकल के आई तो उन्होंने कहा ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सूटेड एट वन ऑफ द फोकस ऑफ इलिप्स। दिस लॉ वाज ए डेविएशन फ्रॉम द कोपेशियन मॉडल व्हिच अलाउ द ओनली सर्कुलर ऑर्बिट। तो उन्होंने इसको कोपेशियन मॉडल कहा, कॉपरेशियन, इसको उन्होंने कॉपरेशियन कॉर्पोरेशन मॉडल इसको कह दिया। उन्होंने इसको कॉर्पोरेशन मॉडल कहा, और कॉर्पोरेशन मॉडल में उन्होंने कहा कि ऑल प्लैनेट रिवॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू सन with circle is a special case is a closed curve which can be drawn by simply as if follow. Right? ये उनकी पहली बात थी। दूसरी बात उन्होंने अपने में ये कहा कि ये प्लैनेट जब भी रिवॉल्व करते हैं तो ये रिवॉल्व करते समय इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं। देखो ये हमारे पास है एक एरिया, इसका ये हमारे पास एरिया है, और दूसरा एरिया हमारे पास ये है, इस एरिया को मेंटेन करते हैं ये। तो उनका कहने का रीजन ये है कि ये जो मेंटेन करते हैं तो इसका जितना एरिया होगा उतना एरिया ही मेंटेन करते हैं। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? अगर ये बॉडी हमारी यहां से यहां तक है, पी डॉस पी तक, तो हम इसका एरिया निकाल लें, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई चीजें आई हैं तो आप ये समझ लीजिएगा, एक चीज तो उन्होंने कहा कि ये टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट होती है, नंबर एक। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो सन का और अर्थ का वेक्टर फॉर्म में वो क्यू आर वेक्टर के साथ रहता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि डेल एल अपॉन डेल टी इक्वल टू ये कांस्टेंट होते हैं। ये इतनी सारी चीजें पहले लॉ में निकल के आई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? ये पी ओ पी डैश, तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। भाई ये हमारे पास है, ये रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा? बेस इंटू और ये पीपी डैश के साथ। अब ये पीपी डैश जो है ये अर्क है, और अर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की डेल आर, तो डेल ये पीपी डैश इज इक्वल टू डेल आर इज इक्वल टू बी इंटू डेल टी। हम इसकी जगह लगा सकते हैं कितना? बी इंटू डेल टी के साथ, और बी इंटू डेल टी लगा देंगे
तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/2 r इंटू, और ये v इंटू डेल टी के साथ, और p इक्वल टू होता है एम बी, तो v इक्वल टू पी अपॉन एम। तो आप इसे ले आएंगे तो ये 1/2 r इंटू पी अपॉन एम इंटू डेल टी के साथ। भाई r और p हमारे पास जो है मोमेंटम में है, तो ये 1/2 r इंटू पी अपॉन एम डेल टी के साथ, और इन दोनों को हम एक साथ ले लें r क्रॉस p के साथ, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1/2 r क्रॉस p अपॉन एम डेल टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये L के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 L अपॉन एम और डेल टी के साथ। तो जबकि हम पीछे निकाल चुके हैं, L जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। L हमारे पास कैसा है, जब ये कांस्टेंट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। भाई ये चीज हो गई तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई तो L हमारे पास कांस्टेंट हो गया, तो एरिया भी हमारा कांस्टेंट हो गया। और जब एरिया कांस्टेंट हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं डेल A अपॉन डेल टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने इसका प्रूफ देखा है। और तीसरा लॉ जो इसका थर्ड है, वो थर्ड हमारा है। उन्होंने कहा कि ये रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन इस पर लगने वाला जो टाइम है ना, वो लगने वाला जो टाइम है, वो टाइम जो है उसके स्क्वायर का उसकी पोजीशन के क्यू के बराबर होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि जब ये रिवॉल्यूशन करते हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेंटेन करते हैं, और इस पर लगने वाला ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी एम ई, और ये v का स्क्वायर अपॉन r, और ये माइनस के जी एम एस एम ई अपॉन, और ये r की क्यू इंटू वेक्टर r के साथ। तो ये हमारे पास इतना आ गया। तो अब इसे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हम जानते हैं कि जब ये सरकमफेरेंस पर घूमता है तो v इक्वल टू कितना होता है, ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन टाइम पीरियड, है ना, सरकमफेरेंस अपॉन सर्कल अपॉन टाइम पीरियड। और ये आपकी वैल्यू होती है 2 पाई r अपॉन टी के साथ। देखो यहाँ ये इसको हम वेक्टर से खत्म करेंगे तो ये g एम एस एम ई अपॉन, और ये r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये r से एक r कट गया, एक एम ई से ये एम ई कट गया। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया v का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एम एस अपॉन r के साथ, और v की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई r अपॉन टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस अपॉन r के साथ। और ये वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 4 पाई r स्क्वायर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस अपॉन ये r के साथ 4 पाई r की क्यू अपॉन जी एम एस इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, यानी टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल r की क्यू के साथ। तो ये हमारे पास जो वैल्यूशन निकल आई वो t की कितनी निकल के आई, ये टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल r की क्यू के साथ। तो ये तीनों बातें केपलर की अपनी जगह पर खड़ी रही और उनको फाइनल किया गया। तो उन्होंने ये देखा कि दैट इज राइट इन फॉर्म ऑफ दीज टू बॉडीज आर मूवमेंट बाई इन ए सर्कुलर। जब दो बॉडियां सर्कुलर पर घूमती हैं तो ये अपने साथ इन तीनों लॉ को फॉलो करती हैं। ओके, ये आज इतना ही हो गया केपलर्स लॉ। कल हम इसके लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन को कल क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।